1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 4 प्रिंट्स तैयार किए और उनको नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। पैक्ट बिटवीन नेशंस इन्हीं में से एक है। ये पेंटिंग दिखाती है कि यूरोप और अमेरिका के लोग लाइन में मार्च कर रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सम्मान दे रहे हैं। यूएसए और स्विट्जरलैंड, जो कि ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे उस टाइम तक, इस प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं। बाकी यूरोपियन नेशंस जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया पीछे पीछे आ रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में राइट्स ऑफ मैन का चार्टर है। पेंटिंग के सबसे ऊपर क्राइस्ट और एंजल्स लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और क्राइस्ट के ऊपर फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ब्रदरहुड। पेंटिंग के फोरग्राउंड यानी सबसे आगे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस यानी कि राजशाही इंस्टीट्यूशंस जिनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, उनके चिन्हों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जो ये दर्शाता है कि ऐसे राज का अंत करना है जो अपने लोगों को कोई हक नहीं देते। इस पेंटिंग को यूटोपियन विजन कहा गया है। यूटोपियन विजन का मतलब होता है एक आइडियलिस्ट सोसाइटी की कल्पना करना जिसका एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में पहली बार नेशनलिज्म एक्सप्रेस हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का एब्सोल्यूट रूल था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से सॉवरेनिटी मोनार्की के हाथ से फिसलकर बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आ गई। पावर में आने के बाद एक कलेक्टिव फ्रेंच आइडेंटिटी बनाने के इरादे से फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। फ्रांस को बोला गया ले पात्रे, जिसका मतलब होता है फादरलैंड, और सिटीजन्स को बोला गया ले सिटिजन, जिससे कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी की भावना जगे। पुराने राजध्वज की जगह एक नया झंडा चुना गया। एस्टेट जनरल का नाम कर दिया गया नेशनल असेंबली, जिसे बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स द्वारा चुना जाने लगा। नई हिम्स कंपोज की गई और नेशन के नाम ओथ्स ली गई। साथ ही मार्टियर्स यानी शहीदों को सम्मान दिया जाने लगा। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया, जिसमें सिटीजन्स के लिए इक्वल लॉज बनाए गए। फ्रांस के अंदर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को ख़त्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स के सिस्टम को लागू किया गया। साथ ही फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया जाने लगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने घोषणा करी कि वो यूरोप के दूसरे लोगों को भी तानाशाही रूल से फ्री करवाएंगे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबरें यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची, तो वहां स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जैकोबिन क्लब्स बनाने लगे। इनकी एक्टिविटीज़ ने ही फ्रेंच आर्मी के लिए 1790s में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में एंट्री का रास्ता तैयार किया। पर 1804 में फ्रांस में ही नेपोलियन बोनापार्टे के एम्परर बनने के कारण मोनार्की वापस आ गई। उसने अपना एरिया एक्सटेंड किया और फ्रांस में पहले ही एस्टैब्लिश किए जा चुके रिफॉर्म्स को वहाँ भी शुरू करवाया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड, या जिसे नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, उसको लागू किया, जिसमें बर्थ के आधार पर दिए जाने वाले स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। साथ ही इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी दिए गए। डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को ईजी बनाया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया और किसानों को लैंड ओनर्स के चंगुल से फ्री करवाया। सिटीज़ में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी कि व्यापारियों पर लगी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की सुविधाएं बेटर की गई, जिससे किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए बिजनेसमैन को हेल्प मिली। जीते हुए एरियाज़ में फ्रेंच रूल के प्रति लोकल लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन था। शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड जैसी अनेक जगहों पर फ्रेंच आर्मी का वेलकम फ्रीडम देने वालों की तरह किया गया, मगर ये जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया तब जबकि ये साफ होने लगा कि नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लोकल लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम से मैच नहीं करता। बढ़े हुए टैक्सेस,
सेंसरशिप और फ्रेंच आर्मी में फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से लोगों को फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा दिखने लगा। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। सारा यूरोप किंगडम्स में डिवाइडेड था जिन पर राजा राज करते थे, जो कि आपस में एक दूसरे की टेरिटरी हथियाने के लिए लड़ते रहते थे। अलग अलग एम्पायर्स के लोग आपस में कोई भी कॉमन आइडेंटिटी या हिस्ट्री शेयर नहीं करते थे। एग्जाम्पल के लिए आइए हैब्सबर्ग एम्पायर को देखते हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल करता था, जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड पार्ट में अपर क्लास लोग जर्मन भाषा बोलते थे। लोम्बार्डी और वेनेशिया के लोग इटालियन भाषा बोलते थे। हंगरी में आधे लोग मग्यार भाषा बोलते थे और बाकी आधे अलग अलग तरह के डायलेक्ट्स बोलते थे। गलेशिया में हाई क्लास लोग पोलिश बोलते थे। इन सब में बस एक ही चीज़ कॉमन थी कि ये सब एक एम्पायर का हिस्सा थे जिसे एक एम्परर रूल करता था। द एरिस्टोक्रेसी। दोस्तों, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है हाई क्लास सोसाइटी। ये सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पावरफुल क्लास थी। इनके पास एस्टेट्स यानी कि ज़मीनें और टाउन हाउसेस थे पूरे यूरोप में। नंबर के लिहाज से ये माइनॉरिटी थे। ये डिप्लोमेसी के पर्पज़ के लिए फ्रेंच भाषा बोलते थे और इनकी फैमिलीज़ आपस में शादियों की टाइज के कारण कनेक्टेड थी। द पेजेंट्स। टेनेंट्स यानी कि काश्तकार, छोटी ज़मीन के मालिक, और सर्व्स यानी कि दास, ये लोग पेजेंट्स कहलाते थे। नंबर में मेजॉरिटी इन्हीं की थी। वेस्ट यूरोप में टेनेंट्स और छोटे किसान खेती करते थे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ज़मीनें लॉर्ड्स के पास होती थी और इन पे सर्व्स यानी कि दास काम करते थे। मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मिड 18th सेंचुरी में ये एक नई क्लास उभर के सामने आई जो कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी। 19th सेंचुरी तक इनकी संख्या कम थी। ये लोग पढ़े लिखे और लिबरल थे और राष्ट्रीय एकता के और अरिस्टोक्रेसी को हटाने के विचारों को फैलाते थे। लिबरल नेशनलिज्म के मायने। दोस्तों, लिबरल नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो आज़ादी और समानता को प्रमोट करती है। 19th सेंचुरी यूरोप में नेशनलिज्म को लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से जोड़कर देखा जाता था। मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंसान की आज़ादी और कानून के सामने समान अधिकार। राजनीतिक तौर पर इसका मतलब था लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती हो। फ्रांस में रिवॉल्यूशन के दौरान वोटिंग और चुने जाने का अधिकार केवल उन पुरुषों को था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। महिलाओं और ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। जैकोबिन गवर्नमेंट के दौरान सभी पुरुषों को वोटिंग का अधिकार दिया गया, बट जब नेपोलियन का राज आया और उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, तब एक बार फिर से ये अधिकार छीन लिया गया। महिलाओं को फादर्स या हस्बैंड्स के अंदर एक माइनर का दर्जा दिया गया। 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में महिलाओं और गैर संपत्ति वाले पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए। आर्थिक तौर पर लिबरलिज्म का मतलब थे मार्केट में व्यापार करने की आज़ादी होना और राज्य द्वारा गुड्स के मूवमेंट पर लगाई गई रोक को हटाना। एग्जाम्पल के तौर पर 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जर्मन स्पीकिंग इलाकों में 39 स्टेट्स का एक समूह था। हर स्टेट की अपनी करेंसी, टैक्सेस, वेट्स थे जो आर्थिक उन्नति में बाधा बनते थे। 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम था ज़ॉल्वेरियन, जिसने इन टैक्स बैरियर्स को हटाया और करेंसी के नंबर को 30 से कम करके 2 कर दिया। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में नेपोलियन की बैटल ऑफ वाटरलू में हार के बाद कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता एक नई राजनीतिक फिलॉसफी बन गई। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी राजनीतिक फिलॉसफी होती है जिसमें राज्य के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि राजशाही, चर्च, सामाजिक हैसियत, प्रॉपर्टी और परिवार को प्रिजर्व करने पर जोर दिया जाता है। इसमें एकाएक बदलाव के स्थान पर धीरे धीरे किए गए विकास को प्रेफर किया जाता है। ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स नेपोलियन से पहले वाला दौर बिल्कुल नहीं चाहते थे।
वो तो चाहते थे कि नेपोलियन के राज के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों को यूज़ करते हुए मॉडर्नाइजेशन किया जाए, मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक गतिशील अर्थव्यवस्था तैयार की जाए। सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म और दास प्रथा यानी कि सर्फडम को हटा करके यूरोप की राजशाही मोनार्कीज को और मजबूत बनाया जाए। 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधियों ने ट्रीटी ऑफ वियना 1815 को तैयार किया। इस मीटिंग को होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। ट्रीटी का मेन पर्पस नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान हुए चेंजेस को रिवर्स करने का था। फ्रांस की बर्बन डायनेस्टी जो 1789 के रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस पर रूल करती थी, उसको वापस फ्रांस का राज दिया गया। फ्रांस को वो टेरिटरीज छोड़नी पड़ी जो उसने नेपोलियन के अंडर जीती थी। फ्रांस की बाउंड्रीज पर बहुत सारे स्टेट्स सेटअप किए गए जिससे कि फ्रेंच एक्सपेंशन को फ्यूचर में रोका जा सके। फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नेदरलैंड सेटअप किया गया और साउथ में जिनिया रीजन को पिडमोंट को दे दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो कि इटली के पार्ट्स थे, उनको ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। प्रूशिया को उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स की टेरिटरीज और सेक्सनी का एक भाग दे दिया गया। ट्रीटी का इंटेंशन उन मोनार्कीज को रिस्टोर करने का था जो नेपोलियन द्वारा हटा दी गई थी। द रिवॉल्यूशनरीज। जब 1815 में एस्टैब्लिश कंजर्वेटिव मोनार्कीज लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज़ को सप्रेस करना शुरू किया, तब लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए और सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन करने लगे जिससे कि रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन किया जा सके और अपने विचारों को फैलाया जा सके। उनका मेन फोकस दो बातों पर था, एक तो मोनार्कीज को अपोज करना और दूसरा लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना। जिउसीपी मैज़ीनी। जिउसीपी मैज़ीनी एक ऐसा ही रिवॉल्यूशनरी था जो इटली से बिलोंग करता था। वो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी का मेंबर था। 24 साल की उम्र में ही उसे 1831 में लिगुरिया में रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट करने के अपराध में देश निकाला कर दिया गया। उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ की स्थापना की। एक थी मर्सेल्स में यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप जो कि बर्न में थी। इन सोसाइटीज़ के मेंबर सेम विचार रखने वाले पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के युवा थे। मैज़ीनी के विचार में नेशन का बनना ज़रूरी था। उसके आइडियाज़ से प्रभावित होकर यूरोप के अलग अलग देशों में लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। ड्यूक मेटरनिक के हिसाब से मैज़ीनी उनके कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा था। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। आइए शुरू करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815 से। दोस्तों, नेपोलियनिक रूल के बाद यूरोप के कंजर्वेटिव्स ने पुराना मोनार्किकल सिस्टम एस्टैब्लिश कर लिया था। यूरोप में सेटअप की गई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स अपनी पावर का मिसयूज करके रिवॉल्यूशनरीज को दबाती थी। जैसे जैसे कंजर्वेटिव शासन अपनी पावर्स को मजबूत करने लगा, वैसे वैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म तेज़ी से रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ने लगे। यूरोप के बहुत सारे स्टेट्स जैसे इटली, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड में इन रिवॉल्यूशंस को लीड किया लिबरल नेशनलिस्ट्स ने, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते थे। इस नई मिडिल क्लास में क्लर्क्स, प्रोफेसर्स और कॉमर्शियल क्लास के लोग थे जिन्होंने नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को फैलाने में बड़ा योगदान दिया। फ्रांस का 1830 का जुलाई रिवॉल्यूशन। फ्रांस में ऐसा पहला रिवॉल्यूशन 1830 में हुआ। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 की वजह से जो बर्बन डायनेस्टी का शासन फ्रांस में दोबारा काबिज हो गया था, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने उसे उखाड़ फेंका। लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने फ्रांस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल किया, जिसका मतलब है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और मोनार्क को उसका हेड रखा। उन्होंने लुईस फिलिप को मोनार्क नियुक्त किया। जुलाई रिवॉल्यूशन ने बेल्जियम के लोगों को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी ली, जिसका वो 1815 में पार्ट बन गए थे। इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस 1832। 1832 में ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी मिली। वे 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थे। यूरोप में बढ़ते रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म से प्रभावित होकर 1821 में ग्रीक लोगों ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया। ग्रीक नेशनलिस्ट को ग्रीस से बाहर रहने वाले ग्रीक लोगों से भी बहुत सपोर्ट मिला। कई वेस्टर्न यूरोपियंस जो ओल्ड ग्रीक कल्चर का रेस्पेक्ट करते थे,
उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया। कई पोएट्स और आर्टिस्ट ने अपनी पोएम्स और आर्ट के थ्रू ग्रीक की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको लगता था कि ग्रीस यूरोपियन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने लोगों को ग्रीस के ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट स्ट्रगल में सपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने ग्रीस जाकर लड़ाई में हिस्सा भी लिया और वहीं पर उनकी फीवर से 1824 में मृत्यु हो गई। आखिर में 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिससे ग्रीस को आज़ादी मिली और एक राष्ट्र का दर्जा मिला। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशनलिज्म का आइडिया सिर्फ वॉर्स और एक्सपेंशन से ही डेवलप नहीं हुआ, बल्कि शेयर्ड कल्चर ने भी नेशनलिज्म को प्रमोट किया। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक को लोगों में नेशनलिस्ट भावना लाने के लिए टूल्स की तरह यूज किया जाने लगा। इस टाइम पर यूरोप में एक नया मूवमेंट उभर के आया जिसका नाम था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक मूवमेंट था जो पास्ट को ग्लोरीफाई करके नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करता था। ऐसे पोएट्स और आर्टिस्ट जो रोमांटिसिज्म को फॉलो करते थे उन्हें रोमांटिक्स कहा गया। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट लॉजिक और साइंस के महिमा मंडन को क्रिटिसाइज करते थे और इमोशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। रोमांटिक्स ने एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज यानी सांझी विरासत बनाने का प्रयास किया। उनके हिसाब से एक कॉमन कल्चरल पास्ट ही नेशन बनाने का बेसिस था। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे रोमांटिक के अनुसार असली जर्मन कल्चर आम लोगों के बीच ही पाया जा सकता है। नेशन की सच्ची भावना को लोक गीतों, लोक कविताओं और लोक नृत्यों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो उनके हिसाब से फोक कल्चर को इकट्ठा करना और उसे सहेजना नेशन बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण था। प्राचीन राष्ट्रीय भावना को पुनः प्राप्त करना और मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को अनपढ़ जनता में फैलाने के लिए लोकल लैंग्वेजेस और लोक साहित्य का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल के लिए पोलैंड के स्वतंत्र राज्य बनने से पहले म्यूजिक और लैंग्वेज से राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखा गया। भाषा भी नेशनलिस्ट भावना के विकास में एक अहम टूल साबित हुई। जब रशिया ने पोलैंड पर हमला किया और उसे कब्जे में ले लिया तो हर जगह रशियन लैंग्वेज थोप दी गई और पोलिश भाषा को स्कूल्स से हटा दिया गया। 1831 में पोलैंड में रशिया के विरुद्ध एक आर्म रिबेलियन हुआ जिसे रशिया ने कुचल दिया। इसके बाद पोलैंड के लोगों द्वारा पोलिश भाषा का इस्तेमाल रशिया के विरुद्ध एक शस्त्र की तरह किया जाने लगा। प्रेयर्स और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए पोलिश भाषा का उपयोग किया जाने लगा। पोलिश भाषा का यूज़ करने वाले लोगों पर रशिया द्वारा कठोरता का बर्ताव किया गया। पोलिश भाषा के यूज़ को रशिया रूल के विरुद्ध एक संघर्ष के सिंबल की तरह देखा गया। द मैसेकर एट चियोस। 1824 में फ्रांस के फेमस आर्टिस्ट यूजीन डेलक्रे ने एक पेंटिंग तैयार की जिसका नाम था द मैसेकर एट चियोस। पेंटिंग एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में थी जिसमें टर्क्स द्वारा चियोस आइलैंड पर 20,000 ग्रीक्स को मारे जाने का चित्रण है। इस पेंटिंग में महिलाओं और बच्चों की सफरिंग्स पर फोकस करके उसने ग्रीक्स के लिए सिंपैथी जगाने का काम किया। हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। यूरोप में पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण 1830s में बड़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जॉब्स की डिमांड के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर प्रेशर पड़ने लगा। काम की तलाश में लोग गांव से निकलकर शहरों के स्लम्स में सेटल होने लगे। इंग्लैंड से मंगाए गए चीप गुड्स के कारण लोकल छोटे प्रोड्यूसर्स को बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। यूरोप के बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी अरिस्टोक्रेसी का राज था, इसलिए जो पेजेंट्स थे उन्हें अभी भी टैक्स देना पड़ता था, जिससे देने में वो बिल्कुल असमर्थ थे। कम फसल पैदा होने के कारण फूड प्राइसेस भी बहुत बढ़े हुए थे। इन सब ने बहुत गरीबी फैला दी थी। 1848 में खाने की शॉर्टेज थी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी। लोग सरकार से तंग आ चुके थे और इसीलिए पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए। ये विद्रोह देखकर फ्रांस का राजा लुइस फिलिप भाग खड़ा हुआ। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। सभी 21 साल से बड़े पुरुषों को वोटिंग का राइट दिया गया और राइट टू वर्क दिया गया। रोजगार उत्पन्न करने के लिए फ्रांस में नेशनल वर्कशॉप्स लगाई गई।
इवेंट इन सिलेशिया। पोलैंड के सिलेशिया में वीवर्स यानी कि बुनकरों ने वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स जो उन्हें रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देते थे उनके अगेंस्ट विद्रोह किया। ये विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने वीवर्स की पेमेंट बहुत कम कर दी थी। वीवर्स ने अपने घरों से इन कॉन्ट्रैक्टर्स के बड़े बड़े महलों की तरफ एक मार्च निकाला जिसमें उन्होंने बढ़ी हुई पेमेंट्स की मांग की। उन्होंने इन कॉन्ट्रैक्टर्स के महलों की खिड़कियां और फर्नीचर तोड़ दिए। उस समय तो कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से भाग निकले, पर 24 घंटे बाद वो आर्मी को लेके आए जिसकी वजह से 11 वीवर्स की जान चली गई। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। जहां पूरे यूरोप में गरीबों, बेरोजगारों और भूखे पेजेंट्स के विद्रोह चल रहे थे, वहीं साथ में लिबरल मिडिल क्लास ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने 1848 के विद्रोह के बाद अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया था। यूरोप के अन्य भागों जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जहां पर अभी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, वहां पर लिबरल मिडिल क्लास के पुरुषों और महिलाओं ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड शुरू कर दी। उन्होंने एक ऐसा नेशन स्टेट की मांग रखी जिसकी नींव में कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस की फ्रीडम और एसोसिएशंस फॉर्म करने की आज़ादी हो। फ्रैंकफर्ट असेंबली। जर्मन क्षेत्रों में मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, व्यापारी और समृद्ध कारीगर साथ में फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए और एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की शुरुआत की। 18 मई 1848 में चुने हुए प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तक मार्च निकाला जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसमें मोनार्की को पार्लियामेंट के अधीन कर दिया। उन्होंने इसी शर्त पर प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को क्राउन देने का ऑफर दिया, पर राजा ने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क्स के साथ मिलकर इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे पार्लियामेंट ने भी अपना सामाजिक सपोर्ट लूज करना शुरू किया क्योंकि वो सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों द्वारा चलाई जा रही थी। वे आम लोग जैसे कारीगरों और आर्टिसंस की डिमांड को नज़रअंदाज करने लगे जिसकी वजह से उनका सपोर्ट कम होने लगा। मौका पाते ही राजा ने अपनी सेना की मदद से इस असेंबली को जबरन उखाड़ फेंका। रोल ऑफ विमेन। लिबरल मूवमेंट के दौरान महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों को देना एक कंट्रोवर्सी का विषय बन गया। महिलाओं ने अपनी तरफ से आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अखबार प्रकाशित किए, राजनीतिक सभाओं में भाग लिया और प्रदर्शन किए, लेकिन फिर भी उन्हें वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा गया। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रही थी तब भी महिलाओं को सिर्फ विजिटर्स गैलरी में एज ऑब्जर्वर्स ही बैठने दिया गया। दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने 1848 के मूवमेंट को तो समाप्त कर दिया, पर उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया कि वे रिवॉल्यूशन से पहले वाली मोनार्की अब दोबारा स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने लिबरल्स की कुछ मांगों को मानना शुरू किया। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की मोनार्कीज ने सर्फडम और बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 में ही खत्म हो चुकी थी। हैब्सबर्ग शासकों ने भी हंगेरियंस को 1867 में और ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता दे दी। द मेकिंग ऑफ जर्मनी से 1848 के लिबरल मूवमेंट से पहले नेशनलिज्म को एसोसिएट किया जाता था लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से, लेकिन 1848 के लिबरल मूवमेंट के बाद ये एसोसिएशन ख़त्म हुआ और अब ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट चला गया कंजर्वेटिव्स के हाथों में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि 1848 में मिडिल क्लास ने जर्मन रीजन्स को यूनिफाई करने का प्रयास किया, जिसे एक लोगों द्वारा चुनी हुई पार्लियामेंट चलाती। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और किंग ऑफ प्रशिया को उसका हेड बनाने का प्रपोजल दिया, लेकिन उसने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। किंग ने मिलिट्री की हेल्प से असेंबली को उखाड़ फेंका। किंग को लार्ज लैंड ओनर्स का भी सपोर्ट था, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था। सो जर्मनी को यूनाइट करने का अटेम्प्ट फेल हो गया। इसके बाद प्रशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन का बीड़ा उठाया। 1861 में विलियम वन प्रशिया का राजा बना और उसने ओटो वॉन बिस्मार्क को प्रशिया का चीफ मिनिस्टर बनाया। बिस्मार्क ने ही जर्मन रीजन्स, जो कि बहुत सारे कन्फेडरेशंस में बटे हुए थे,
उनको सफलतापूर्वक यूनिफाई किया। 7 साल तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से वॉर्स चली जिसमें प्रशिया विजयी हुआ और यूनिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया। पैलेस ऑफ वर्सेल्स के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशिया के विलियम वन को नई जर्मन एम्पायर का काइजर घोषित किया गया। दोस्तों, काइजर का जर्मन भाषा में अर्थ होता है एम्परर। नेशन बिल्डिंग की इस पूरी प्रोसेस को प्रशिया और उसकी आर्मी ने ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से अंजाम तक पहुंचाया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दोस्तों, 1000 साल से भी ज़्यादा से इटालियंस बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स और मल्टीलिंगुअल हैब्सबर्ग एम्पायर में बिखरे पड़े थे। 19th सेंचुरी के मिडल में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। सर्डिनिया और पिडमोंट पर इटालियन प्रिंसली हाउस का राज था। वहीं लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर थे। सेंटर में पोप रूल करता था और नेपल्स और सिसिली के सदर्न रीजन्स के ऊपर स्पेन के बर्बन किंग्स का अधिकार था। सिर्फ सर्डिनिया पिडमोंट ही ऐसा स्टेट था जिस पर किसी इटालियन प्रिंसली हाउस का राज था। यहाँ तक कि इटालियन भाषा का भी कोई कॉमन रूप नहीं था और जगह जगह इसके अलग अलग वेरिएशंस थे। 1830s में ज्यूसिप्पी मैज़ीनी ने एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाने को लेकर प्रयास किया। उसने अपने गोल्स का प्रचार प्रसार करने के लिए एक यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई। 1831 और 1848 की फेल्ड रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स के बाद अब इटली को यूनिफाई करने का सारा जिम्मा सर्डिनिया पिडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल II पर आ गया। वहाँ के रूलिंग एलिट्स की नज़रों में भी यूनिफाइड इटली का होना आर्थिक और राजनीतिक कारणों से फायदेमंद था। काउंट कैमिलो डी कैवोर, जो कि सर्डिनिया पिडमोंट का चीफ मिनिस्टर था जिसने इटली को यूनिफाई करने का मूवमेंट को लीड किया, वो ना तो रिवॉल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेट। बाकी सारे इटालियन एलिट्स की तरह इटालियन भाषा से ज़्यादा उसे फ्रेंच अच्छी आती थी। उसे यकीन था कि बिना एक्सटर्नल हेल्प के इटली कभी भी यूनिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया और 1859 में ऑस्ट्रियन आर्मी को हराने में कामयाब रहा। इस लड़ाई को जीतने पर उसे लोम्बार्डी रीजन मिल गया जो पहले ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के पास था। ज्यूसिप्पी गैरिबाल्डी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था जो ज्यूसिप्पी मैज़ीनी द्वारा बनाई गई सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली का मेंबर था। 1860 में उसने इटालियन यूनिफिकेशन के मूवमेंट को ज्वाइन किया। अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ उसने साउथ इटली और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज में मार्च किया। किसी तरह वो वहाँ के लोकल पेजेंट्स का सपोर्ट जीतने में कामयाब रहा और स्पेन के बर्बन किंग्स की आर्मी पर अटैक कर दिया। गैरिबाल्डी की सेना ने बर्बन किंग्स की फोर्सेस को हरा दिया और सारी टेरिटरी चीफ मिनिस्टर कैवोर्ड को सौंप दी। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनिफाइड इटली का किंग घोषित कर दिया गया। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्कॉलर्स द्वारा ब्रिटेन को हमेशा ही नेशन स्टेट का एक मॉडल माना जाता रहा है। 18th सेंचुरी के बाद ही ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बन पाया और ये एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट था, ना कि किसी अचानक से हुई एक क्रांति का। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। ब्रिटिश आइल्स पर रह रहे लोग अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। हर एथनिक ग्रुप के अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। जैसे जैसे इंग्लिश नेशन वेल्थ और पावर में ऊपर उठता गया, वैसे वैसे उसने आइलैंड्स के दूसरे नेशंस पर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। 1688 में एक लंबे स्ट्रगल के बाद पावर मोनार्की के हाथों से निकलकर इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथों में आ गई। इसी इंग्लिश पार्लियामेंट के थ्रू एक नेशन स्टेट जिसका सेंटर इंग्लैंड रखा गया शेप लेने लगा। 1707 में पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। इसी एक्ट की वजह से इंग्लैंड की स्कॉटलैंड पर इन्फ्लुएंस बढ़ती चली गई
पूरी 17वीं सेंचुरी के दौरान इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मिसट्रस्ट की भावना थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरह से इंग्लिश मेंबर्स द्वारा डोमिनेटेड थी। ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ का मतलब ये था कि स्कॉटलैंड के कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमैटिकली सप्रेस करना। स्कॉटिश हाईलैंड्स की कैथोलिक क्लैंस ने जब जब अपनी इंडिपेंडेंस जाहिर करने की कोशिश की तब तब उनको कुचल दिया गया। उनकी गेलिक भाषा को बोलने और नेशनल ड्रेस को पहनने तक पर रोक थी। भारी संख्या में उनको अपनी होमलैंड से जबरन निकाल दिया गया। आयरलैंड का भी ऐसा ही हाल हुआ। आयरलैंड कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में बटा हुआ था, जो कि क्रिश्चियनिटी के ही दो संप्रदाय थे। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ देकर एक लार्जली कैथोलिक कंट्री को अपने अधीन कर लिया। कैथोलिक्स के सारे रिवोल्ट्स को कुचल दिया गया। वॉल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन के 1798 के रिवोल्ट को भी ऐसे ही कुचला गया। फाइनली 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में मिला दिया गया। एक ऐसा ब्रिटिश नेशन स्थापित किया गया जिसमें इंग्लिश कल्चर डोमिनेंट कल्चर बन गया। न्यू ब्रिटेन्स के सिंबल्स जैसे कि द ब्रिटिश फ्लैग, जिसे यूनियन जैक कहते हैं, नेशनल एंथम जो था गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश भाषा को एक्टिवली प्रमोट किया गया। बाकी पुराने नेशंस यूनियन का सिर्फ एक सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बनकर रह गए। विजुअलाइजिंग द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पॉलिटिकल वर्ड्स जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता रहा। लिबर्टी के फीचर्स थे रेड कैप या ब्रोकन चेन्स। जस्टिस को एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो कि वेइंग स्केल्स लेके खड़ी है से दिखाया गया। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम शब्दों से ज़्यादा इमेजेस से कनेक्ट करते हैं। ये इसलिए भी था कि अनपढ़ जनता के बीच ऐसे सिंबल्स के थ्रू अपने विचार फैलाना आसान था। नेशन या नेशन स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की तरह लगते थे। 18 और 19 सेंचुरी के आर्टिस्ट ने नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई करके इसका हल निकाला। ये फीमेल्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक विजिबल फॉर्म देती थी। इसलिए ये फीमेल फिगर्स नेशन की एलेग्री बन गई। एलेग्री का मतलब यही है कि किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी पर्सन या थिंग के रूप में शो करना। मैरियन, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, उसे फ्रांस की फीमेल एलेग्री बनाया गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिबर्टी और रिपब्लिक से उठाए गए। रेड कैप सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को और ट्राइकलर और कॉकेड सिंबलाइज करते थे फ्रेंच रिपब्लिक को। पब्लिक लोकेशंस में मैरियन के स्टैच्यूज लगवाए गए और उसकी इमेज को कॉइन्स और स्टैम्प्स पर लगाया गया। ऐसे ही जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलेग्री बनी, जिसके फीचर्स एक वॉर लाइक वुमेन के रूप में थे। जर्मेनिया के सिर पर ओक लीव्स का क्राउन दिखाया गया, जो कि हीरोइज्म को दर्शाता है। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में नेशनलिज्म ने अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खो दिया। सारी बड़ी यूरोपियन पावर्स ने अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को पूरा करने के लिए अपने लोगों की नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को मैनिपुलेट करना शुरू किया। 1871 के बाद बाल्कन एरिया यूरोप में एक नेशनलिस्ट टेंशन का सोर्स बना। बाल्कन रीजन में मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो शामिल थे। बाल्कन रीजन में बहुत सारे जियोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशंस थे। इसके इनहैबिटेंट्स को ब्रॉड टर्म्स में स्लाव्स कहा जाता था। बाल्कन रीजन्स का एक बड़ा पार्ट ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज़ फैलने के कारण और ऑटोमन एम्पायर के बिखरने के कारण बाल्कन रीजन्स एक एक्सप्लोजिव रीजन बन गया। पूरी 19वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म से स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। एक एक करके इसके यूरोपियन सब्जेक्ट्स इससे टूटते गए और अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते गए। बाल्कन रीजन्स के रेबेलियस नेशनलिस्ट ने
अपनी लॉन्ग लॉस्ट फ्रीडम को गेन करने के लिए स्ट्रगल शुरू किए। जैसे जैसे अलग स्लाविक नेशनैलिटीज़ ने अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल्स शुरू किए, वैसे वैसे बाल्कन एरियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से बहुत जेलसी रखते थे और हमेशा दूसरे की टेरिटरी हथियाने की ताक में रहते थे। बिग यूरोपियन पावर्स भी बाल्कन में अपना कंट्रोल चाहती थी। इन सब से ये परिणाम हुआ कि यूरोपियन पावर्स में ट्रेड, कॉलोनीज और मिलिट्री पावर को लेकर राइवलरीज बढ़ गई। हर बड़ी पावर, चाहे वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रिया हंगरी हो, सब बाल्कन्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में लग गए। इससे एक वॉर्स का सिलसिला शुरू हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल गया। नेशनलिज्म के मायने जब इंपेरियलिज्म हो गए, तब 1914 में ये यूरोप के लिए डिजास्टर्स साबित हुआ। इसी दौरान दुनिया के अनेक देश जो 19वीं सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म का शिकार हुए थे, उन्होंने इस इंपेरियल डोमिनेशन का विरोध करना शुरू कर दिया। ये जो इंपेरियलिज्म का विरोध कर रहे थे, इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब था फॉरेन रूल से आज़ादी और अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को कहीं भी नहीं दोहराया गया, लेकिन ये बात हर जगह एक्सेप्ट हुई कि सोसाइटीज़ को नेशन स्टेट्स में ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है।